हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए विज़न आईएएस का आज हम टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम एनवायरनमेंट और प्लस करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, कंपोस्टिंग उचित तरीके से खोदे गए गड्ढे में अपघटन योग्य ठोस अपशिष्ट को निम्नीकृत करने की एक प्रक्रिया है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कंपोस्टिंग क्या होती है? कंपोस्टिंग एक उचित तरीके से खोदे गए गड्ढे में अपघटन योग्य ठोस अपशिष्ट को, यानी जो डिग्रेडेबल अपशिष्ट होता है, ठोस अपशिष्ट होता है, जो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होता है, उसे निम्नलिखित करने की एक प्रक्रिया है कंपोस्टिंग। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, लैंड फिलिंग यानी भूमि भराव। किसे कहते हैं भूमि भराव? लैंड फिलिंग निम्न भूमि क्षेत्रों में अपशिष्ट या अन्य पदार्थों की डंपिंग और उसे मृदा से ढकने की प्रक्रिया है लैंड फिलिंग। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। लैंड फिलिंग निम्न भूमि क्षेत्रों में अपशिष्ट या फिर अन्य पदार्थों की डंपिंग और उसे मृदा से ढकने की प्रक्रिया है। कथन नंबर 3 है, भस्मीकरण यानी कंब्यूशन। भस्मीकरण में शुष्क ठोस अपशिष्ट को हानिकारक गैसों के उपचार की उचित व्यवस्था के साथ बंद कंपार्टमेंट में सुरक्षित रूप से दहन किया जाता है। तो कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। भस्मीकरण जो प्रक्रिया होती है ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की, उसमें शुष्क ठोस अपशिष्ट को हानिकारक गैसों के उपचार की उचित व्यवस्था के साथ किसी बंद कंपार्टमेंट में सुरक्षित रूप से दहन किया जाता है, सुरक्षित रूप से जलाया जाता है। तो तीनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। हमारा सही आंसर होगा, तीनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। अम्लीय वर्षा प्रदूषण के कारण कहीं भी हो सकती है, केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं होती है। उष्णकटिबंध के साथ साथ उपोष्णकटिबंध या शीतोष्णकटिबंध में भी हो सकती है, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, यह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के कारण होती है। कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के कारण होती है, इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। बेसिकली अम्ल वर्षा उसे कहा जाता है जब वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान 5 से कम होता है, तो उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। यानी जिस वर्षा के जल का पीएच मान 5 से कम होता है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। उसका रीज़न होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनकी जल के साथ अभिक्रिया। कथन नंबर 3 है, ताजमहल की सतहों पर परतों के निर्माण का एक कारण इस क्षेत्र में होने वाली अम्लीय वर्षा है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। ताजमहल की सतहों पर परतों के निर्माण का एक कारण है इस क्षेत्र में होने वाली अम्लीय वर्षा, जिसके कारण जो ताजमहल की संगमरमर की दीवारें हैं उन पर वो पीली परत जमती जा रही है। तो कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया है कि कितने सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक गलत है, बाकी सही है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है, यहाँ भी हम गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसके तहत तलाक से संबंधित प्रावधान शामिल हैं जो केवल हिंदुओं पर लागू होता है। तो ये कथन हमारा गलत है। ये सही है कि इसके तहत तलाक से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, लेकिन ये हिंदू के साथ साथ बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू होते हैं, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, पक्षकारों को अपनी याचिका वापस लेने के लिए 6 महीने का समय देना अनिवार्य है। तो ये कथन हमारा सही है।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक की प्रक्रिया में पक्षकारों को अपनी याचिका वापस लेने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है आपसी सहमति से तलाक की याचिका विवाह के 1 वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आपसी सहमति से तलाक की याचिका विवाह के 1 वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है। हमारा सही आंसर होगा 2 और 3 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा बी रेडी यानी बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट एक पहल है किसकी? ऑप्शन है ए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की, ऑप्शन बी विश्व बैंक की, ऑप्शन सी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की, और ऑप्शन डी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक की। बी रेडी यानी बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट पहल है विश्व बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह दलदल और कीचड़ से युक्त धान के खेतों में होने वाली एक परंपरागत भैंसा दौड़ है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कंबाला दलदल और कीचड़ से युक्त धान के खेतों में होने वाली एक परंपरागत दौड़ है, एक परंपरागत भैंसा दौड़ है, इसलिए कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है मुख्य रूप से इसे कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि इसे मुख्य रूप से कर्नाटक के उडुपी जिले और दक्षिण मैसूर दक्षिण कन्नड़ में आयोजित किया जाता है, ना कि मैसूर क्षेत्र में, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन प्रदूषण। नाइट्रोजन प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है इसके संदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो सकता है, बच्चों में होता है, जिसमें बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग नाइट्रोजन प्रदूषण में वृद्धि करता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग ही नाइट्रोजन प्रदूषण में वृद्धि करता है। कथन नंबर 3 है खेतों से जल निकायों तक नाइट्रोजन का अपवाह सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन का कारण बनता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। खेतों से जब जल निकाय का अपवाह होता है, जल का अपवाह होता है, उसमें जल के साथ साथ नाइट्रोजन का अपवाह होता है, तो वो सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन का कारण बनता है, इसलिए कथन 3 भी हमारा सही है। हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जैव उपचारण शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा जैव उपचारण शब्द का सबसे सटीक वर्णन है? ऑप्शन है ए यह एक ही पोषी स्तर के भीतर सूक्ष्म जीवों के शरीर के कुछ ऊतकों में किसी पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी है यह पर्यावरणीय क्षति में सुधार और पुनर्प्राप्ति हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे जैविक अभिकर्मों का अनुप्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी यह खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर उपभोक्ताओं के शरीर में किसी पदार्थ की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को संदर्भित करता है। और ऑप्शन नंबर डी यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैव रसायनों या आनुवंशिक पदार्थों के व्यावसायिक दोहन की क्रिया है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जैव उपचारण पर्यावरणीय क्षति में सुधार और पुनर्प्राप्ति हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे जैविक अभिकर्मों का अनुप्रयोग है, जबकि यह एक ही पोषित स्तर के भीतर सूक्ष्म जीवों के शरीर के कुछ ऊतकों में किसी पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है। इसे कहते हैं जैव संचयन। ये प्रक्रिया कहलाती है जैव संचयन। और यह खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने वाले उपभोक्ताओं के शरीर में किसी पदार्थ की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को संदर्भित करता है। इसे कहते हैं जैव आवर्धन।
और यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैव रसायनों या आनुवंशिक पदार्थों के व्यावसायिक दोहन की प्रक्रिया है, इसे कहते हैं बायोपायरेसी। तो ये तीनों वर्ड भी आपको ध्यान रखने हैं। इसे कहते हैं जैव संचयन, इसे कहते हैं जैव आवर्धन और इसे कहते हैं बायोपायरेसी और इसे कहते हैं जैव उपचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किए गए थे? ऑप्शन है ए वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी जैव विविधता अधिनियम 2002 और ऑप्शन डी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 का संबंध है। ऑप्शन है ए संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग हेतु की गई संविदाओं से, ऑप्शन बी संघ और राज्यों की आधिकारिक भाषाओं से, ऑप्शन सी भारत में उच्चतम न्यायालय की पीठ से और ऑप्शन डी संघ लोक आयोग के गठन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सुर्खियों में रहा भारतीय संविधान का आर्टिकल 299 संबंधित है संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग हेतु की गई संविदाओं से, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यह चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जब सरकार राष्ट्रपति के नाम पर कोई संविदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो संविधान के आर्टिकल 299 के तहत उस संविदा के विधिक प्रावधानों से छूट यानी उन्मुक्ति की प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार राष्ट्रपति के नाम पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो आर्टिकल 299 के तहत उस कॉन्ट्रैक्ट के विधिक प्रावधानों से छूट प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती है, इसलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम हुआ था? इनमें से कौन सा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयास सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन है ए हमारा साझा भविष्य शीर्षक से ब्रटलैंड रिपोर्ट का विमोचन, अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से जो ब्रटलैंड रिपोर्ट का विमोचन हुआ था वो हुआ था 1987 में। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये हुआ था 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये हुआ था 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में। और ऑप्शन नंबर डी है क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया जाना, क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था 1997 में, 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में। तो हमारा कौन सा सम्मेलन सबसे पहले हुआ था? तो वो हुआ था मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। अवायवीय अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो अवायवीय अपघटन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही घटित होता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, इसलिए कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है अवायवीय अपघटन से खरपतवार के बीज और अपशिष्टों में मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। अवायवीय अपघटन से खरपतवार के बीज और अपशिष्टों में मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंटिंग पहचान प्रणाली। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो आपराधिक फिंगरप्रिंट की
केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में कार्य करती है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो कि आपराधिक फिंगरप्रिंट की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में कार्य करती है। कथन नंबर 2 है, इसके तहत किसी अपराध हेतु गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 10 अंकों का एक विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान किया जाता है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के तहत किसी अपराध हेतु गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 10 अंकों का एक विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान किया जाता है, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, इसका प्रबंधन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स के द्वारा किया जाता है, तो ये कथन हमारा गलत है। इसका जो प्रबंधन किया जाता है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के इसका जो प्रबंधन है वो राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन नंबर 3 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा 2 ऑप्शन इसमें से सही हैं, यानी 2 कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडो, क्वेगा, थाईलेसिन और स्टेलर सीकाओ क्या है? ऑप्शन है ए आक्रामक प्रजातियां, ऑप्शन बी अफ्रीका के लिए स्थानिक प्रजातियां, ऑप्शन सी समुद्री स्तनधारी प्रजातियां और ऑप्शन डी विलुप्त प्रजातियां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलुप्त प्रजातियां। डोडो, क्वेगा, थाईलेसिन और स्टेलर सीकाओ ये विलुप्त प्रजातियां हैं। डोडो मॉरिशस की डोडो प्रजाति, क्वेगा कहाँ की प्रजाति है? अफ्रीका की क्वेगा प्रजाति, ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसिन प्रजाति और रूस की स्टेलर सीकाओ, ये चारों ही विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं जो हाल ही में चर्चा में थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को प्रारंभिक से नवीनतम तक काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी यहाँ जो भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं हमें उन्हें उनके काल अनुक्रम के अनुसार लगाना है। नंबर 1 है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 1992 में। नंबर 2 है प्रोजेक्ट सिनो लेपर्ड। प्रोजेक्ट सिनो लेपर्ड शुरू किया गया था 2009 में। नंबर 3 है प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल लाया गया था 1970 में। और नंबर 4 है एशियाटिक लोयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, यानी भारतीय शेर संरक्षण प्रोजेक्ट, ये लाया गया था 2004 में। तो हमारा सही आंसर होगा, सबसे पहले आया था प्रोजेक्ट हंगुल यानी 3, सबसे पहला होगा हमारा 3। उसके बाद आया था 2004 में, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, यानी 3 के बाद आएगा 1। उसके बाद आता है एशियाटिक लोयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2004 में, यानी 3142। हमारा सही आंसर होगा 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई अपशिष्ट में निम्नलिखित हानिकारक पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? नंबर 1 है लेड, नंबर 2 है कैडमियम और नंबर 3 है क्रोमियम। इनमें से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड, कैडमियम और क्रोमियम, ये तीनों ही ई अपशिष्ट में हानिकारक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ई अपशिष्ट किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान मरम्मत के योग्य नहीं रह जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है ई अपशिष्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झीलों के सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह एक मानव प्रेरित प्रक्रिया है और यह प्राकृतिक रूप से नहीं होती है, तो ये कथन हमारा गलत है। झीलों के जो सुपोषण की प्रक्रिया है, यूट्रोफिकेशन की जो प्रक्रिया है, वो झील के प्राकृतिक काल प्रभावन यानी झील के नेचुरल एजिंग को दर्शाता है, यानी ये प्राकृतिक रूप से होती है। मानव इस क्रिया को बढ़ा देता है, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, सुपोषण के लिए प्रमुख संदूषक नाइट्रेट और फास्फेट है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है।
यूट्रोफिकेशन के लिए जो प्रमुख संदूषक हैं, जो प्रमुख पदार्थ होते हैं, वो हैं नाइट्रेट और फास्फेट। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्यजीव अभयारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों को मानव गतिविधि पर अत्यधिक प्रतिबंधों के साथ अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो कथन 1 है हमारा, वन्यजीव अभयारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों को यानी नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तुलना में मानव गतिविधि पर अत्यधिक प्रतिबंधों के साथ अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में जो नेशनल पार्क होते हैं उन पर मानवीय गतिविधियों पर अधिक प्रतिबंध लगाया जाता है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, वन्य जीव अभयारण्य की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं सुपरिभाषित होती हैं। कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, जबकि नेशनल पार्क की सीमाएं सुपरिभाषित यानी निश्चित होती हैं। कथन नंबर 3 है, वन्य जीव अभयारण्यों के विपरीत राष्ट्रीय उद्यानों को केवल केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि वन्य जीव अभयारण्यों के साथ साथ इनके विपरीत राष्ट्रीय उद्यानों को, नेशनल पार्क को केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के द्वारा भी अधिसूचित किया जा सकता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा, केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कथन और कारण दिया गया है। कथन 1 और कथन 2, ये 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन नंबर 1 है, दीमक को मीथेन के आर्द्र भूमि, वन्य पशु, पशुधन जैसे प्राकृतिक स्रोतों और ज्वालामुखी जैसे भूवैज्ञानिक कारकों में गिना जाता है। कथन नंबर 2 है, दीमक की आंत में पाए जाने वाले मीथेनोजेनिक सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करने वाले सेलुलोज का विखंडन करते हैं और मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, हमारे दोनों ही कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी कर रहा है। दीमक को मीथेन के आर्द्र भूमि, वन्य पशु, पशुधन जैसे प्राकृतिक स्रोतों और ज्वालामुखी जैसे भूवैज्ञानिक कारकों में ही गिना जाता है। क्यों? क्योंकि दीमक की आंत में पाया जाने वाला मीथेनोजेनिक सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करने वाले सेलुलोज का विखंडन करता है और मीथेन का उत्सर्जन करता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आयनकारी विकिरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इनमें दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली पराबैंगनी विकिरण, एक्सरे और गामा किरणें शामिल होती हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इनमें दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली नहीं बल्कि लघु तरंग दैर्ध्य वाली पराबैंगनी विकिरण, एक्सरे और गामा किरणें शामिल होती हैं। ये लघु तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं, तो इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न विद्युत आवेशित कण परमाणुओं या अणुओं से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सकते हैं, जिससे आयन उत्पन्न होते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। आयनकारी विकिरण में नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न विद्युत आवेशित कण परमाणुओं या अणुओं से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सकते हैं, जिससे आयन उत्पन्न होते हैं। और कथन नंबर 3 है, कोशिका से गुजरने वाली गामा किरणें डीएनए के समीप विद्यमान जल के अणुओं को आयनित कर सकती हैं, जिससे संभवतः डीएनए विखंडित हो सकता है और जीवित ऊतकों को क्षति पहुंच सकती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। आयनकारी विकिरणों में कोशिका से गुजरने वाली गामा किरणें डीएनए के समीप विद्यमान जल विद्यमान होता है उसके अणुओं को आयनित कर सकती हैं, जिससे संभवतः डीएनए विखंडित हो सकता है और जीवित ऊतकों को क्षति पहुंच सकती है। तो कितने कथन सही नहीं है? हमारा सही आंसर होगा 1 कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हमसे पूछा गया है कितने सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, पारिस्थितिक अनुक्रमण को
एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी प्रजाति की एक पीढ़ी अन्य प्रजातियों को विकसित होने की अनुमति दिए बिना उन्हें प्रतिस्थापित कर देती है। तो ये कथन हमारा गलत है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रजाति तो अपने उच्चतर स्तर पर विकसित होती है जबकि अन्य प्रजातियों का भी विकास हो रहा होता है। तो कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, प्राथमिक अनुक्रमण नवीन रूप से प्रकट होने वाले और पूर्णतः जीवन विहीन क्षेत्र में होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण, एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण। जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है वो नवीन रूप से प्रकट होने वाले और पूर्णतः जीवन विहीन क्षेत्र में होता है, यानी जहाँ पर पहले किसी भी प्रकार का जीवन नहीं होता था, जहाँ पर पहले किसी भी प्रकार का जीवन ना हो, वहाँ पर प्राथमिक अनुक्रमण की प्रक्रिया घटित होती है। इसलिए कथन 2 हमारा सही है। हमारा सही आंसर होगा, हमसे पूछा गया है कि कितने सही हैं, हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एनवायरनमेंट और करंट अफेयर से रिलेटेड जो टेस्ट नंबर हमारा 8 है वो कंप्लीट उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।